हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट उभरते हुए भारत की सबसे बड़ी समस्या है। एक न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ मंथ पहले भारत के अर्थशास्त्रियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें अर्थशास्त्रियों से पूछा गया कि मौजूदा जो इलेक्शन है उसके बाद जिसकी भी सरकार बनेगी उसके लिए सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या होगी। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का जवाब था बेरोज़गारी। ये बेरोज़गारी की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये दशकों से चली आ रही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। पहले ऐसा कहा जाता था कि पढ़ाई कर लो, इसके बाद तो जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन अब पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है। लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं, अपने अपने कॉलेज की डिग्रियां कंप्लीट करते हैं, फिर क्या होता है, फिर जॉब पाने के लिए ए कंपनी से बी कंपनी, बी कंपनी से सी कंपनी भटकते रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों को जॉब मिल भी जाती है तो सैलरी कम मिलती है, और आज के समय में महंगाई का क्या ही कहना। जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती है वो बेरोज़गार घूमते हैं या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाते हैं। दिक्कत की बात यह है कि सरकारी नौकरियां भी दिनों दिन कम होती जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अनुसार 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 7.2 लाख लोगों को ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिला। मतलब जॉब्स को जनरेट करने में तो सरकार बिल्कुल ही असफल रही है। आए दिन अपोजिशन भी एलिगेशन लगाती है कि मोदी सरकार ने जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ जॉब जनरेट करने का वादा किया था वो वादा कब पूरा होगा। हालांकि मोदी जी हमेशा इस बात को टाल देते हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसा वादा किया ही नहीं था। ये 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा उन्होंने किया हो या नहीं किया हो, पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में रोज़गार देने की बात तो ज़रूर करते हैं। फिर भी अभी की जो सरकार है वो नए जॉब्स को जनरेट करने में तो असमर्थ ही रही है। बेरोज़गारी का ही नतीजा है कि 2018 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 64 पियोन के पदों के लिए 53,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3700 कैंडिडेट ऐसे थे जिसने पीएचडी तक कर रखी थी। तो आप सोच सकते हैं कि जिस नौकरी की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 5वीं पास है, उस नौकरी को पीएचडी होल्डर्स भी करने के लिए तैयार हैं। बेरोज़गारी का असर लोगों पर कितना ज़्यादा है इसका पता इस बात से चलता है कि बेरोज़गारी के कारण 2021 में लगभग 3500 लोगों ने आत्महत्या किया और 2022 में लगभग 3000 लोगों ने आत्महत्या किया। इतने लोगों का आत्महत्या करना कोई छोटी बात नहीं है। इस वर्ष 2024 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर भारत में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसका नाम है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ष 2000 में बेरोज़गारी की दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2.3% था वो अब 2022 में बढ़कर 4.1% हो गया है। इसका मतलब है कि वर्ष 2000 में अगर 1000 लोग काम करना चाहते थे तो इस 1000 में से 23 लोगों को काम नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज के समय में अगर 1000 लोग काम करना चाह रहे हैं तो इसमें से 41 लोगों को काम नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार बढ़ा नहीं है, रोज़गार तो बढ़ा है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हर एक 3 बेरोजगार लोगों में 2 बेरोजगार लोग ऐसे युवा हैं जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है। मतलब पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यह रिपोर्ट बताता है कि वर्ष 2000 में टोटल बेरोजगारों में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 54.2% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। मतलब आज के समय में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो इसमें से 65 लोग ऐसे लोग बेरोजगार हैं जिसने हायर एजुकेशन या सेकेंडरी लेवल तक की पढ़ाई कर रखी है। अगर हम बात करें कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपके दिमाग में पॉपुलेशन ग्रोथ ही आ रहा होगा। ये तो है ही, पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारा जीडीपी भी तो इतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश बन गए हैं, फिर भी हमारे यहाँ बेरोजगारी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। मतलब हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो दरअसल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ के कारण हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस करता है, सर्विस सेक्टर नहीं। हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग ये सारे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सर्विस सेक्टर पैसा तो प्रोड्यूस करता है लेकिन जॉब्स नहीं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक यूपीएससी का कोचिंग खोला जिसमें 15-20 लोग पढ़ाते हैं और 15-20 लोग काम करते हैं, तो इस 40-50 लोग को मिलाकर आप करोड़ों तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बिस्किट की फैक्ट्री से करोड़ों रुपए जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिस्कुट का प्रोडक्शन हो सके और आप करोड़ों रुपए जनरेट कर सकें। तो शायद इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा जॉब्स जनरेट करती है जबकि सर्विस सेक्टर बहुत कम जॉब्स जनरेट करती है। लेकिन आज के समय में अगर हम भारत में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 25% ही है, जबकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से भी ज़्यादा है।
ऐसा नहीं है कि सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार ने कई सारे पॉलिसीज़ अपनाई है जिससे कि रोज़गार बढ़ाया जा सके और बेरोजगारी को कम करे, जैसे कि मनरेगा, मेक इन इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम एंड सो ऑन। इन सब पॉलिसीज़ के बावजूद भी रोज़गार तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इसका समाधान यही है कि सरकार को इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकार को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, प्लास्टिक, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए और सरकार को कौन से कदम उठाना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।